हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और आप इस वक्त फिजिक्स विद फतनानी देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मेरे साथ हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो मुझसे इस वक्त जेई और नीट के लिए फिजिक्स में कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पर हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर एक फोर्स से पुल करने का काम कर रही होती है। हमने देखा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी वैल्यू। वो जी वैल्यू अलग अलग हाइट पर और अलग अलग डेप्थ पर चेंज होती है, हमने ये देखा था। और उसका रेट कैसा था, दिस वाज द एक्सप्रेशन। तो हमने देखा था कि जब आप अबव द अर्थ जाते हो, लेट्स से सबसे पहले देखा हमने जी का वेरिएशन, द वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, है ना। सो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, मतलब आप अभी यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं, लेट्स से दिस इज प्लैनेट अर्थ, ठीक है। और आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो, इस हाइट पर आते हो, ठीक है। तो अब इस हाइट पर आपके पास, लेट्स से यू आर ओवर हियर, है ना। तो अगर सरफेस पर जी की वैल्यू इज लेट्स से जी एस या जी नॉट, जो भी कहो, तो यहाँ पर जो नई जी की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी डैश एट अ हाइट। वो हमने क्या देखा था कि जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये याद आ रहा है सबको, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। और हमने क्या देखा था, हमने एक बात देखा था, हमने एक बात समझी थी कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अगर दो बॉडीज का मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है और इनके बीच का डिस्टेंस आर है, देन दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। और इसी फोर्स को तो हम वेट कहते हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एम एम बाय जी आर स्क्वायर। तो इसीलिए हमने सीखा था दैट आर इज इनवर्सली, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब आप जी डैश निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, जी डैश अपॉन जी एस, मतलब जी एट द सरफेस, जिसको हमने कल जी नॉट कहा था इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे यू विल हैव आर डैश स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था, जब जो सरफेस पर है तब उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, when the object is at surface the distance from the center is r, और जब ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर उठ गया तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकम्स h प्लस r। सो हम r डैश की जगह लिख सकते हैं r प्लस h और यहाँ लिख सकते हैं r, और हो क्या रहा है, पूरे का स्क्वायर। फिर हमने एक खास कंडीशन पढ़ी थी, क्या कंडीशन थी, कि अगर ये जो जी नॉट है और जी एस है, याद रख लेना, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये मेन स्ट्रीम फॉर्मूला निकल कर आया था, ठीक है। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सिर्फ इतना याद रख लो, अगर इतना याद है तो हर क्वेश्चन धड़ाधड़ अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जाएगा, आपकी फॉर्मूला कॉपी में जाएगा। अगर फॉर्मूला कॉपी शुरुआत कर दी अच्छी बात है, नहीं की है तो कभी समय का पाबंदी, मतलब समय का क्या डिसिप्लिन करना हो तो जो छूट गया है पहले उसको हटाओ, जो अभी कर रहे हो उसमें कम से कम फॉर्मूला कॉपी में डाल दो, ठीक है। टाइम गॉन इज गॉन, अभी जितना है उसका यूसेज करो, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे फॉर्मूला कॉपी में, और इसके नीचे जुड़े हुए कुछ एक दो सवाल बना लेना, ठीक है। अपनी बुक से ले सकते हो, एच सी वर्मा से ले सकते हो, क्लास नोट से ले सकते हो, वॉट एवर। फिर हमने देखा कि जी का वेरिएशन जैसे हमने हाइट के साथ किया वैसे ही जी डेप्थ के साथ भी वेरी होती है। और इसके लिए कंडीशन याद है, अगर लेट्स से हाइट के साथ जो हाइट है वो बहुत छोटी है, तब हम क्या लिख सकते हैं, g dash is equal to g times of 1 minus 2h by r, right, for a very small height, right. Okay, great। फिर हमने देखा कि g का वेरिएशन डेप्थ के साथ भी होता है, राइट। तो वेरिएशन विथ डेप्थ, ठीक है, विथ डेप्थ। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स होता है, राइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्स पे। एक बार करेक्ट करना इफ देयर इज एनी इशू। हमने देखा था कि जो फोर्स निकल के आता है दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। एक बार चेक करना, तो यही आ रहा था क्या, वेर दिस इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज द
मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं. सो अभी हम यहाँ से उस जी वैल्यू पर आने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स से इस जगह पर जी इज जी एस, राइट, और तुम थोड़ा अंदर चले गए, यहाँ पे जी इज जी डी, मतलब डी डेप्थ पर. ठीक है, डी डेप्थ पर. सो दिस इज डी, और तुम अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हो. तो अब हमने देखा था कि ये फोर्स काम कर रहा होता है एफ विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. याद आ रहा है? वेयर हम क्या देख सकते हैं कि डी प्लस एक्स इज इक्वल टू आर. ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है. फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब वो इस पोजिशन पे है. देखो बॉडी पहले यहाँ थी, ठीक है, ऑन द सरफेस, यहाँ से नीचे चली गई. इस सरफेस पर इसके ऊपर जीएस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी. जब वो इस डेप्थ पर आ गई तो यहाँ पर जीडी इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है. लेकिन अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का तरीका वही है कि तुमको F इज इक्वल टू एम जी डैश लिखना है. ठीक है, तो यहां पर भी वही करो. सो दिस F इज द फोर्स, यहां लिखना. अब इस F को पहले D के टर्म्स में लिख लो. क्या आ जाएगा? यहां से तुम D डेप्थ नीचे गए हो और तुम सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर हो. मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या किया है, हम D डेप्थ नीचे गए हैं, मतलब नीचे की तरफ गए हैं, और सेंटर से कितना ऊपर है, हम x डिस्टेंस की दूरी पर हैं, अबव द सेंटर, राइट. अब हमने यहाँ एक्सप्रेशन देखा था, ये एक्सप्रेशन ऐसा था, f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जी डी, मतलब उतने डेप्थ पर. साथ साथ में बॉडी का मास हमने एम नॉट लिया हुआ है ना, और इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है, उसका रेडियस कैसा है, आर. अच्छा, फिर इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस डी, राइट. लिख लो आर माइनस डी, लिख लो. आगे सॉल्व करो, क्या आ जाता है बताओ. यू विल हैव ये एम नॉट और एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, फिर हम क्या जान चुके हैं पहले ही कि जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर. याद आ रहा है, वेयर दिस जी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, या जिसको हमने जी एस या जी नॉट कहा है, वट एवर. ठीक है, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है. कई जगह जी एस दे देता है, कई जगह जी नॉट दे देता है, हमारे ऊपर है. लिख लेना जो भी आप, लेट्स से आप अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, तो स्कूल के एग्जाम में अगर ये डिराइव करने आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि जी डी क्या है, बताना पड़ेगा कि जी एस क्या है, तो वो बस काम करना. ठीक है, चलो कूल. अब यहाँ क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी एम की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस के टर्म्स में, जी नॉट आर स्क्वायर होल बाय आर क्यूब आर माइनस डी. ठीक है, अब इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं. सो यू हैव जी डी, ऊपर नीचे आर स्क्वायर और आर क्यूब कट रहा है, सो ये बन रहा है जी नॉट बाय आर. ठीक है, अब आर को आर माइनस डी के नीचे लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी इज इक्वल टू सरफेस पर जो है दैट माइनस डी बाय आर, है ना. इन ऑल केसेस हमेशा ऐसा ही होगा. ठीक है, दिस इज ऑलवेज वैलिड, राइट. हमने क्या किया, दोबारा से देखते हैं, क्विक रिवीजन. देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कल हमने ये फोर्स निकाला था, याद है, इसी को हमने कहा था कि अगर क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया था, कहा था दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और वहां से अब हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि x तो था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस r माइनस डी, है ना. इस x को हमने ऐसा लिखा यहाँ पे r माइनस डी. इस gm के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, देखो g नॉट r स्क्वायर. ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर. अब जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ नीचे की तरफ लगाती है दैट इज इक्वल टू वेट, तो हमने f की जगह m इंटू जी डी क्यों लिखा है, क्योंकि ये फोर्स अब यहाँ काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ चुका है ना. इसीलिए अब इसका वेट कैसा हो जाएगा, मास इंटू यहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, अगर आप एक मोटा मोटा अंदाज लगाना चाहोगे दिमाग में, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, हम अगर हमारे पास सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसके टर्म्स में ध्यान से देखना,
उसके टर्म्स में हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h कितनी हो रही है, उसके टर्म्स में हम देखना चाह रहे हैं एट अ डेप्थ क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है, सरफेस के टर्म्स में हम देख रहे हैं चीजों को। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सरफेस की हमको वैल्यू पता है ना। तो अगर मैं इतना डेप्थ नीचे चले जाऊं तो क्या वैल्यू होगी, अगर इतना डेप्थ ऊपर चले जाऊं तो क्या वैल्यू होगी, है ना। सो दिस इज अबाउट इट। अगला पॉइंट समझो। लेट्स से इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, यहां पर जब तक आप खड़े थे, ठीक है, यू वर स्टैंडिंग हियर, यू वर एंजॉयिंग लाइफ, और आपका वेट था 1000 न्यूटन का। कितना था? 1000 न्यूटन का। जैसे ही आपने एक दिन सोचा कि मुझे हल्का होने की इच्छा हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वेटलेस फील करूं, तो उस दिन का आपने एक यहाँ पे अर्थ के अंदर गड्ढा खोदा, ठीक है, और एक हाइट तक चले गए, एक हाइट तक चले गए, एक डेप्थ तक चले गए, ऐसा मान लो, ठीक है। और आपका यहाँ जाकर जो वेट हो गया, आप चाहते हो कितना वेट हो जाए, आप 1000 के थे, आप चाहते हो कम से कम मुझे 20% अपना वेट कम करना है, तो आपका वेट यहाँ पर हो गया 800 न्यूटन। कितना हो गया? 800 न्यूटन। तो ऐसा करने के लिए आपको कितना नीचे उतरना पड़ा, दैट इज द सवाल। चलो ट्राई करो, दैट इज द सवाल। कितना डेप्थ मैं अर्थ के अंदर उतर जाऊं ताकि मैं 200 न्यूटन से हल्का हो जाऊं, ये आपको खोजना है, कोशिश करो। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कुछ भी फॉरेन नहीं है, सोचो। एक बार सब लोग हैंड डाउन कर लो पहले, क्लास। एक बार सभी लोग हैंड्स डाउन कर लो। अच्छा, एक छोटा सा चेक, आपको इस वक्त मेरे कितने वीडियो दिखाई दे रहे हैं? एक या दो? आज एक दिख रहे हैं, चलो ठीक है, कंटिन्यू करो जल्दी से, है ना। मैंने क्या बोला? रिपीट द क्वेश्चन। मेरा वेट अर्थ के सरफेस पर 1000 न्यूटन का था। मैंने एक दिन फैसला किया कि मुझे हल्का होना है, मुझे वेटलेस फील करना है, ऐसा फील करना है कि मेरा मास कम हो गया है, ऐसा फील करना है। एक्चुअली नहीं हुआ है, बट मुझे फील करना है। तो मैं धरती के अंदर मैं गड्ढा खोद कर जाता गया। एक पॉइंट पर मेरा जब मैंने वजन लिया तो एक्चुअली 800 न्यूटन आ रहा था, तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए? ट्राई करो। जैसी हो जाए तो हैंड रेस करो, आई एम वेटिंग। डन? ओके, टू ऑफ यू आर डन, क्या बात है। चलो देखो, यहाँ देखो एवरीवन, हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि वेट एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। ध्यान से देखना, अपना प्रयास छोड़ दो, पॉज रहो और ध्यान से स्क्रीन पे देखो। अगर हमारे पास वेट ऑफ एनी बॉडी इज गिवन एज मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो मेरा वेट भी कैसा हो जाएगा? चेंज। और इस क्वेश्चन में यही हो रहा है, मैं सरफेस से नीचे जा रहा हूँ तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वजह से मेरा वेट कैसा हो जा रहा है? चेंज। तो अगर मैं सरफेस पर मेजर करूंगा तो मैं वेट एस एट द सरफेस विल बी एम इंटू जी एस। अगर डी डेप्थ पर जाने के बाद मेजर करूंगा इट विल बी एम टाइम्स ऑफ जी एट दैट डेप्थ। अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा? देखो यहाँ पर,
g at the depth d is given by surface की value times of 1 minus d by r. ठीक है, so we have already calculated कि g at depth d is given by g at the surface times of 1 minus d by r. बस इस फॉर्मूला को यहाँ रखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा W at the surface whole by W, इनफैक्ट उल्टा भी रख सकते हो, weight at the depth D whole by weight at the surface is equal to क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे m कट जाएगा, राइट, this one is g at the depth whereas this one is g at the surface. m को कैंसिल आउट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, g at the depth is given by gs times of 1 minus d by r, और नीचे ऑलरेडी कैसा है gs, फिर से gs कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, आंसर कैसा हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, किसकी वैल्यू आ रही है, वेट एट द डेप्थ डी होल बाय वेट एट द सरफेस की, सिंपल, हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो लेना है और कुछ नहीं, सो दिस इज 800 बाय 1000, ठीक है, डेप्थ पर अपॉन सरफेस पर इज गिवन एज 1 माइनस डी बाय आर, ठीक, अब ऊपर नीचे 2 जीरो कटेंगे, कैसा हो जाएगा 8 बाय 10, अब क्या लिख सकते हैं, d बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाय 10, है ना, विच इम्प्लाइज हमारे पास d बाय आर की वैल्यू कैसी आ रही है 2 बाय 10, राइट, या 1 बाय 5, इसका मतलब जो डेप्थ है दैट इज r बाय 5, r क्या है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, तो आप मान सकते हो हमने क्या देखा था अर्थ के लिए, मैंने आप लोगों को एक वैल्यू लिखाया था, याद होगा, अर्थ के लिए रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, बट याद होगा तो हो सकता है तुम्हारे टीचर अगर स्कूल में इम्प्रेस हो जाए कि अरे वाह क्या बात है, ऐसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, जब आप एक्चुअली बहुत अच्छा काम करते हो तो अपने आप निखरने लग जाओगे, है ना, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बी गुड, ओके, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 10 हो जाएगा नीचे, 5 टू जा और एक जीरो ऊपर से कट जाएगा, 10 और नीचे का 10, तो एक्स आंसर आ जाना चाहिए 1280, ठीक है, क्या मीटर्स नहीं किलोमीटर्स, ये आंसर किलोमीटर में है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब तुम 1280 किलोमीटर्स, लगभग 6400 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो जब तुम 1280 किलोमीटर्स नीचे जाओगे यू विल फाइंड कि हमारे पास क्या हो रहा है, मेरा वेट 1000 से 800 हो गया है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है, आई होप क्लियर हो रहा है, वील टेक क्वेरीज, राइट, एनी क्वेरीज इन दिस क्वेश्चन, पूछना चाहते हो कुछ, एनीवन, पूछ लो, क्लियर है, आई ट्राई टू बी एज क्लियर एज आई कैन बी, हाँ बोलो, सर मैंने असल में एक और फार्मूला खोज के लाया था, हम लोग के स्कूल में हम लोग को जो फार्मूला बताए थे P इक्वल्स टू mg/a बताए थे, P, what is हाँ P? वो सब प्रेशर की वैल्यू के हिसाब से, P तो is उसमें equal to उन्होंने mg by, a इक्वल्स टू एरिया, ठीक है, हाँ तो उसमें सर मैंने जैसे लगाया था प्रेशर ऑफ सरफेस अपॉन प्रेशर ऑफ जितना डेप्थ चैतन्य, में। एक मिनट सुनो सुनो, इस ऑल्टरनेटिव मेथड को डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर ये हो गया। वो ऑल्टरनेटिव मेथड मुझे भेजो, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तुमने क्या किया, आई वोंट बी एबल टू गिव माय सर्टिफिकेशन टू इट, ठीक है, तो उसको सेंड यस कर सर, देना, आफ्टर द क्लास वील हैव अ डिस्कशन, ये तरीका क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, यस सर ये ठीक है। है, तो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, हम समय का यूटिलाइजेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, वील डिस्कस, चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल लिखो, आपके पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है, अगर अर्थ के लिए रेडियस r है तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है g, ठीक है, मैं पूछता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आ जाएगा, द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ का रेडियस 0.02% से बढ़ जाए, क्या हो जाए 0.02% से बढ़ जाए,
सो अभी अगर R है तो R प्लस 0.02% ऑफ R हो जाए तो G में कितना चेंज आएगा? कौन इस आंसर को प्रेडिक्ट कर सकता है? क्विक बताना, एक बार हैंड रेस करना अगर इस आंसर को निकालने का तरीका आपको आइडिया है तो, अदरवाइज हैंड डाउन करो। यस क्लास। मैं हिंट देता हूं, हमने इससे जुड़ा हुआ कुछ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा है, चेंज इन एनी वैल्यू का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद करना। मैं यहाँ पे हिंट लिखता हूँ, इफ z डिपेंड्स ऑन x का पावर a, है ना, इनटू y का पावर b होल बाय लेट्स से r का पावर c, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज, अगर आपको याद आ रहा हो, a टाइम्स ऑफ डेल्टा x बाय x प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा y बाय y। यहाँ कोई कांस्टेंट होता है तो वो इग्नोर हो जाता है, याद करो, माइनस c टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है इन दो फॉर्मूलाज और इस कॉन्सेप्ट को? मैं क्वेश्चन को दोहराता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है जब रेडियस r था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, g में कुछ चेंज आ जाता है ना, सम चेंज आ जाता है, आपको बताना है कितना चेंज आया है, बाय हाउ मच वैल्यू डज g चेंज, कितने परसेंट से g चेंज हो रहा है, राइट? या आप चाहो तो ऐसा लिख सकता हूं, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन g जब आप r को 0.02% से बढ़ा देते हैं। ये स्मॉल चेंज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है अगर तो कैलकुलेट करो। स्मॉल चेंज इन z या फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज ऐसा मानो, ठीक है? तो ये फ्रैक्शनल चेंज के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कब? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, वो यहाँ यूज हो रहा है। अब कौन कनेक्ट कर पा रहा है, जरा हैंड रेस करो देखें। ओके, ओके। अब तो इसके बाद तो मैंने सारे पत्ते खोल दिए, मतलब एक भी पत्ता अपने पास नहीं रखा, ऑल कार्ड्स आर ओपन नाउ। ट्राई करो। जी और आर का रिलेशन आप जानते हो, कौन बता सकता है? आयुष, जानते हो क्या जी और आर के बीच में एक रिलेशन होता है? So G is inversely proportional to radius square. रेडियस का स्क्वायर कहाँ पढ़ा था हमने अभी भी देखा कि एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, करेक्ट? अगर आप सरफेस की बात कर रहे हो, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, तो अगर सरफेस की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर की जगह, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर की जगह रेडियस आ जाता है, मतलब प्लैनेट का ये रेडियस है आर, और आप यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हो, सो दैट विल बी इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एम है मास ऑफ दैट प्लैनेट। ये हम जानते हैं, ठीक है? ये जानते हुए अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ रेडियस बदल जा रहा है ना, सिर्फ रेडियस बदल जा रहा है, तो दीज आर कांस्टेंट्स। तो देखो कांस्टेंट का चेंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, राइट? तो इसीलिए आई कैन राइट g इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा g बाय g, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन g इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन, और -2 क्यों आया? क्योंकि आप इसको कैसा लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, g इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी है यू कैन राइट g इज इक्वल टू सम k नॉट बाय आर स्क्वायर, और यहां से कैसा हो जाएगा फ्रैक्शन, बोलो। This implies g is equal to k naught into r का पावर -2, हो रहा है कि नहीं? या तो वैसा लिखो, या ये तो समझ में आ ही रहा है, अगर डिनोमिनेटर में तो माइनस की साइन आ जाएगी, अप टू यू। सो वंस यू गेट दिस, तो इसको कंपेयर करो इस एक्सप्रेशन से जो हमने यहाँ पढ़ा था ओवर हियर, ये वाला, ठीक है? दोनों एक जैसे हो गए। अब g डिपेंड कर रहा है r पे, पहले यहाँ z डिपेंड कर रहा था r के पावर c पर, ठीक है? तो देखो अगर रिलेट कर पा रहे हो, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। क्यों? क्योंकि के नॉट यानी कि जी एम कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। अब तुम्हें फ्रैक्शनल चेंज तो नहीं पता, बट परसेंटेज चेंज पता है, और परसेंटेज फ्रैक्शनल से ही निकलता है, किसी भी चीज के फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाता है, तो इसीलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन एनी वैल्यू अपॉन इट्स ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 क्या दे देता है, परसेंटेज चेंज।
ठीक, तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी, है ना, परसेंटेज चेंज इन जी. This value will be equal to this is percentage change in R, right? तो percentage change in G देखो कितना हमें निकालना है ये, right? So this is what we need to calculate. और परसेंटेज चेंज इन आर कितना दिया हुआ है 0.02%. तो 2 इन -2 इंटू 0.02%. इसका मतलब आंसर कैसा आ जा रहा है -0.04%. मतलब आर की वैल्यू अगर 0.02% से बढ़ जाए तो जी क्या होगा 0.04% से घट जाएगा. क्या ये क्लियर हो रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? इसीलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी उतना ही जरूरी चैप्टर है जितने बाकी सब हैं. इसीलिए हमने उसको इतना अच्छे से किया था वाइल स्टार्टिंग द कोर्स, राइट, बेसिक मैथ के आसपास. अगर क्लियर हो गया तो जरा हैंड रेस करना क्लास. अगर ये समझ में आया तो जरा हैंड रेस करो. ओके. शिवांजलि, श्रेयांश, अगर क्लियर हो गया है हैंड रेस करो. ये फॉर्मूला क्लियर है? अगर सपोज नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहां से यहां तक भी लिंक कर पा रहे हो तो भी आप हैंड रेस कर सकते हो. यस श्रेयांश. ओके श्रेयांश, जो डाउट होगा मुझसे डिस्कस करना एट द एंड ऑफ द क्लास. ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट सवाल इन द क्यू. आपके पास इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट देखो, जैसे जी वेरी कर रहा था हाइट और डेप्थ के साथ, वो रोटेशन के साथ भी वेरी करता है. कहने का मतलब अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो एक्चुअली जी ये होता लेट्स से सम रैंडम वैल्यू, लेकिन अगर अर्थ रोटेट करने लग जाए तो जी की वैल्यू बदल जाती है. देखो किस तरह से. ये अर्थ है, आप हेडिंग में डालना वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी वैल्यू. चैतन्य, मुझे आप याद दिलाना वो जो आपका कॉन्सेप्ट था वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एंड में जो भी आप पूछना चाह रहे थे मुझे बस उसका स्क्रीनशॉट भेज देना या पिक्चर व्हाटएवर, यस सर. है ना. यस. वेरिएशन ऑफ जी वैल्यू विथ. और कार्तिकेय, तुम्हारा भी जो एक क्वेरी था ना वो आप चाहो तो क्लास के बाद आज रुक के पूछ सकते हो, नो इश्यूज. ओके. ओके, वेरिएशन ऑफ जी वैल्यू विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड इनफैक्ट लैटिट्यूड भी लिख लो. ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक. हेडिंग डाल देना, ये जी वैल्यू के वेरिएशन में तीसरा पॉइंट है, ठीक है. सो अब लेट्स से हम क्या करते हैं, अगर ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, अर्थ में अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं. लैटिट्यूड्स को ना एंगल्स से मेजर किया जाता है. सो लेट्स से एक लैटिट्यूड जो इक्वेटर के बहुत पास है ना, उसका अगर मुझे एंगल मेजर करना होगा तो आई फर्स्ट ड्रॉ द इक्वेटर. सो आई ड्रॉ द इक्वेटर इन ब्लू. ध्यान से देखना, ये इक्वेटर है जो अर्थ के ठीक सेंटर से पास कर रहा है, या अर्थ का डायामीटर. और मैंने बनाए हुए हैं आपके पास अभी एक, और अभी एक और बना लेते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है. तो लैटिट्यूड्स को जब आपको मेजर करना होता है सो यू यूज द एंगल. देखो कौन सा एंगल, ये अर्थ का व्यू है फ्रॉम वन साइड. मैंने अर्थ से बाहर निकला, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अर्थ एक्चुअली स्फेरिकल है, अराउंड स्फेरिकल है, और मुझे यहाँ से लेट्स से वो एक सर्कल की तरह दिख रही है. सो हम क्या करते हैं, वी टेक दिस एंगल, ये वाला एंगल, इसके एंड को ऐसा जोड़ देते हैं. वैसे इसके लिए भी इसके एंड को ऐसा जोड़ दोगे तो ये जो एंगल बन के आ रहा है, आई ड्रॉ इट हियर, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए यूज होता है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पर ये एंगल है φ1
और यहाँ पर ये एंगल है φ2, तो ये उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड का मेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? उस लैटिट्यूड का मेजर कहलाता है। ठीक है, सो सपोज अगर प्लैनेट का रेडियस हमें पता है, लेट्स से r है, सो हम इसे लिख लेते हैं assuming the radius to be r, राइट। तो जो रिलेशन होता है बिटवीन g एंड इनफैक्ट g इफेक्टिव एंड आपका एक्चुअल g वैल्यू, देखो वो कैसा होता है। सपोज अभी रोटेट नहीं कर रहा है, हम लोग g इफेक्टिव कैसे निकालते हैं याद है? मैंने आप लोगों को SHM में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इस तरह से, और ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है। एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट को आपने, उस लिफ्ट की सीलिंग से आपने एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और इस पेंडुलम को एक एक्सेलरेशन दे दी ऊपर की तरफ, ऐसा ए। फिर हमने क्या कहा था, जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है कि इस बॉब पर नीचे की तरफ नेट जी कैसा लग रहा है, उसका तरीका क्या है कि टेंशन निकालो। अगर सपोज ये एक्सेलरेशन नहीं होती, सपोज, है ना, तो हमारे पास यहाँ पर इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर टी लग रहा होता, नीचे mg होता, तो हम क्या लिखते, t इज इक्वल टू mg। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अब हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज किया कि नेट फोर्स in any direction is given as mass into acceleration in that direction। ऊपर की तरफ टेंशन t लग रहा है और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वहां का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, मतलब t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, यहां से हमने t इज इक्वल टू m ऑफ कैसा हो जाएगा a प्लस एम जी, यहां से हमने क्या लिखा था, t इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a प्लस जी। मतलब जिस टेंशन को तुम पहले लिखते थे mg, अब उसी टेंशन को तुम क्या लिख रहे हो, लेट्स से अब टेंशन को t डैश मान लेते हैं, तो अब उसी टेंशन को तुम क्या लिख रहे हो, m टाइम्स ऑफ a प्लस जी, राइट। सो दिस वैल्यू को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, बोलो बोलो, g इफेक्टिव, राइट। g लिखने के बजाय अब जो नया g के जगह एक एक्सप्रेशन आ गया, उसको हमने g इफेक्टिव कहा था। सपोज ऐसी ही एक लिफ्ट यहां पर है, या सपोज यहां पर एक ऐसे ही पेंडुलम है, अभी तक अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, तब तक लेट्स से g की वैल्यू नॉर्मल g था, ठीक है। अब अर्थ रोटेट करना शुरू कर दिया अर्थ ने, तो अर्थ जब रोटेट करती है, हम लोग ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है कि नहीं, सो इस तरह से अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस अर्थ रोटेट कर रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, है कि नहीं। ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल पर यूनिट टाइम अर्थ रोटेट कर जाती है। जैसे हम लीनियर मोशन करते हैं तब देखते हैं गाड़ी की स्पीड कितने किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, वैसे ही जब हम एंगुलर मोशन करते हैं, मतलब जब हम सर्कुलर या फिर किसी एंगल के अराउंड घूम रहे हैं ऐसा, तब जो वेलोसिटी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, या जो स्पीड होती है उसको कहते हैं एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, राइट। आई होप चीजें बैठ रही हैं। खैर, तो कहाँ बढ़े अब, अब इस पेंडुलम पे आते हैं, है ना। अब इस पेंडुलम पर गौर करना, हमने क्या कहा था, जब भी कभी, अच्छा अगर ये पूरी अर्थ घूमने लगे, इसका मतलब ये जो आपका पेंडुलम है, ये भी अर्थ के साथ साथ घूमेगा, राइट। हम सब भी यहाँ जहाँ भी बैठे हैं, एक्चुअली बैठे हैं क्या, वैसे ही नहीं, अगर कोई स्पेस से हमको देख रहा है लेट्स से, तो उस आदमी को क्या लगेगा कि ये लोग तो घूमे चले जा रहे हैं, हर पल हमारी मोशन हो रहा है, लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में, किसी प्लैनेट के रिस्पेक्ट में, राइट। यहाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा कोई मोशन नहीं है, डज नॉट मीन कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एवरीवन ऑन द स्क्रीन, अब इस ऑब्जेक्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। जो बॉब है वो सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, उसके ऊपर क्या लगेगा, याद करो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा होता है तब उसके ऊपर क्या लगने लगता है, नीचे की तरफ हम लोग एक नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, याद आ रहा है। सो लेट्स से जब अर्थ रोटेट करने लगी, उसका एक नया जी हो गया, लेट्स से दैट इज जी डैश, अभी के लिए हम सपोज जी मानते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन टी है, नीचे मास mg, ऊपर टेंशन
टी। ठीक है, अब याद करो सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा है, नेट फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे ये होता है लीनियर मोशन के लिए, हमने सर्कुलर के लिए क्या पढ़ा है फंडा, नेट फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। यहाँ पर नीचे mg काम कर रहा है और ऊपर टेंशन काम कर रहा है। तो नेट फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन विच इज mv² बाय r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो mv² बाय r। ये याद आ रहा है सबको, हमने कई बार किया है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, mg माइनस टी, क्योंकि mg सेंटर की तरफ है और t ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज इक्वल टू mv² बाय r। अब v और r के बीच, v और ओमेगा के बीच में हम रिलेशन पढ़े थे, क्या था रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या हो जाता है, v के जगह r ओमेगा, ठीक है। कैसा करोगे इसका स्क्वायर, होल बाय r। देखो एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो दिस इज mg माइनस टी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ऊपर r स्क्वायर आता है, नीचे से कैंसिल होता है एक एक्सपोनेंट और ये हो जाता है m r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से टेंशन देखो क्या आ रहा है, mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, देखो कुछ एक्सप्रेशन आया था, m कॉमन लिया था, वैसे अब फिर से क्या करते हैं, m को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है, टेंशन इज गिवन एज m टाइम्स ऑफ g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों को रिलेट करो, क्या हम समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब नए g इफेक्टिव की वैल्यू, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ विराज, g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है, सर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अभी तक हमने इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड नहीं लिया है। अगर आप इफेक्ट ऑफ, ये सिर्फ ओमेगा के साथ वेरिएशन है, ये क्या है, सिर्फ रोटेशन, यानी कि ओमेगा के साथ वेरिएशन है। लेट्स से अगर मैं इफेक्ट ऑफ, ये थ्योरेटिकली डिराइवेबल है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड अगर आप इसमें ले लेते हो, तो ये एक्सप्रेशन आगे चल के, मतलब विद सम कैलकुलेशंस, ये एक्सप्रेशन ऐसा आता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा या फाई, जो भी कह लो, वेयर थीटा इज द या फाई इज द एंगल ऑफ दैट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एज वेल एज रोटेशन। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये आर है, ठीक है, तो इसका नीचे वाला हिस्सा, दिस वन इज आर कॉस फाई, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक्चुअली आर डालने के बजाय आर का ये कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं जब आपको लैटिट्यूड के साथ वेरिएशन देखना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उस पर हम अभी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अभी हमने यहाँ सीखा है। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लग रहा है सर ये सब क्या क्या है, ठीक है, ऐसा समझो कि क्या बोले कि कभी ना कभी आना ही था, है ना, अभी पढ़ते या कुछ समय के बाद पढ़ते, तो अभी पढ़ लिया ऐसा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, मतलब जब इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यू गेट अ हैंग ऑफ इट। पहले ये लिख लो, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ही लिख लो तो बताना, ठीक है। यस क्लास, लिखा सबने, इससे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, उसको हम देख रहे हैं, मतलब एग्जाम में भी एप्लीकेशंस पूछी जाती है इनफैक्ट, ठीक है। ये लिख लिया, सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख लो, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन समझो, इसका मीनिंग क्या है। सो व्हेन आई एम राइटिंग जी इज इक्वल टू, सर मैं नहीं लिख पाया। लिख लो, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जी इज इक्वल टू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई,
तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर अर्थ नहीं रोटेट कर रही होती और तब जी होता अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अब रोटेट करने लग जाए तो जी डैश हो जाएगा। हमारे पास ब्लू कलर से आई एम ड्राइंग द इक्वेटर, तो सपोज ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और लेट्स से ग्रीन कलर से आई एम ड्राइंग एक लैटिट्यूड जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल फाई है। यहाँ पर एट दिस पॉइंट हम क्या लिखते हैं, दिस पॉइंट पर जी इफेक्टिव या जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाई, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड विथ विच द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसको लिख लेना, यहाँ पर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड about its axis, ठीक है, and right phi is the angle of that latitude, of the latitude, जिस latitude पर वो body है, ठीक है। ठीक, अब इसको समझना, सपोज अगर मैं यहां से होता होता इक्वेटर पे आ जाऊं तो मैं फाई की वैल्यू को कैसा कर रहा हूं राहुल, if I am transiting from this point, let's say A, to the point B, which is lying at the equator, am I decreasing the value of phi or am I increasing the value of phi? राहुल बताना। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है ना, तो हम phi को अगर लेट्स से कम करते जाएं और कहाँ पहुंच जाएं, लेट्स से वी गो फ्रॉम A टू B, जो A है ये पॉइंट है और B है इक्वेटर, ठीक है। सो हम कहाँ आप पहुंचेंगे एट इक्वेटर, तो जब इक्वेटर पे आएंगे तो फाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी लाइन हॉरिजॉन्टल, सही कह रहा हूँ क्या राहुल? यस सर। तो यहाँ पे फाई हो जाएगा जीरो। करते क्या, कॉस जीरो कितना होता है? सर वन जीरो होता है। कॉस जीरो वन होता है चैतन्य। तो अगर कॉस जीरो वन आ गया, ठीक है, वन कॉस फाई की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो ये वाली वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। अरे तो समझते ही हो, अगर 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं तो ये टोटल जो वैल्यू है कैसी हो जाएगी, सबसे कम, करेक्ट। तो एज कॉस फाई या कॉस, बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस। ऐसे देखो कॉस फंक्शन ऐसे जाता है ना, ऊपर नीचे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसी होती है, वन होती है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई, देयरफॉर द जी मिनिमम कैसा हो गया, आर माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ की वैल्यू है, दिस इज द जी एट इक्वेटर, दिस इज द जी एट इक्वेटर। इक्वेटर पर अगर आपको जी कैलकुलेट करना हो तो वो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो अब इसको सबसे पहले डाल लो इन द ब्रैकेट। अच्छा, लेट्स से हम इसका उल्टा करें, अब मैं नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं सी। अब लेट्स से मेरा मोशन ऊपर की तरफ होता है, तो नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू सी। महेविश बताना, अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ तो आई थिंक महेविश आपका माइक ऑन नहीं होगा क्या? अच्छा, महेविश तो आज है ही नहीं क्लास में। शिवांजलि बताना, अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ तो फाई की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान से सोच के बताओ। When I'm going from A to C, what will happen? अरे ज्यादा से ज्यादा गलत होगा शिवांजलि, सो डोंट वरी। हाँ बोलो। सर बढ़ेगी। और फाइनली कितनी हो जाएगी एट द पोल? ये है पोल, है ना, अर्थ के दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोल पे पहुंचते ही बताओ क्या हो जाएगी वैल्यू फाई की?
90 डिग्री 90 डिग्री श्योर हो कि मैंने लिखा है इसीलिए बोल रही हो? नहीं श्योर हूँ श्योर हो, ठीक है। तो व्हेन यू आर रीचिंग द पोल, एट द पोल हमारे पास फाई की वैल्यू हो चुकी है 90। इस वजह से कॉस फाई अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेता है मैग्नीट्यूड में। कॉस फाई अपनी मैग्नीट्यूड में मिनिमम वैल्यू लेता है, दैट इज कॉस 90। चैतन्य कितना होता है? cos 90 0 होता है, cos 1 1 होता है। कॉस 0 1 होता है। सॉरी सर, ऐसा में मैं 2 जगह लिख के रखा था, इससे कंफ्यूज हो गया था सर। cos 90 is equal to 0. This is the minimum value in magnitude for cos phi. In magnitude for cos phi. ठीक है, तो अब cos phi की मिनिमम वैल्यू 0 है। इसका मतलब अगर मैं इसको मिनिमम कर रहा हूं, which means ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? राइट, ठीक है। सो क्योंकि माइनस की साइन है, राइट, तो हमारे पास therefore g at the pole is equal to g maximum। और क्या हो जाएगा ये? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos 90। और cos 90 क्योंकि 0 होता है तो ये पूरा टर्म कट के कैसा हो जाएगा? न्यूनतम, यानी कि खत्म हो जाएगा। न्यून कहते हैं ना, आज का तापमान, न्यूनतम तापमान इतना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा? जी मैक्स इज इक्वल टू जी, और ये कहाँ पर होता है? पोल पर। तो कई बार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट के पेपर में भी आ सकता है ये, आपके स्कूलों के एग्जाम में भी आ सकता है कि जी की वैल्यू कहाँ मिनिमम है, कहाँ मैक्सिमम है। कई बार रेशियो लेने बोल सकता है कि जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो बताओ व्हेन दिस इज आर एंड दिस इज ओमेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पर है? एट द पोल। और मिनिमम कहाँ पर है? एट द इक्वेटर। इसका एक और इम्प्लीकेशन हुआ, जी पर क्या डिपेंड करता है? वेट। इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा भारी कहाँ हो जाओगे? जब तुम पोल पर जाओगे। और जब तुम इक्वेटर पर आओगे तो क्या हो जाओगे? सबसे हल्का महसूस करोगे। समझ में आ रही है बात? और लेट्स से मैं इसी तरह से क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरह से पलट के पूछा जा सकता है। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट। So this is, यहाँ लिखना एप्लीकेशन, ठीक है। किसका एप्लीकेशन? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? जी का वेरिएशन रोटेशन और लैटिट्यूड के साथ। तो अभी हमने लैटिट्यूड के साथ देखा कैसे जी चेंज हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिखा देते हैं ब्लू, और यहाँ ले लेते हैं पोल के लिए पिंक। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो रहा है सभी को। राइट, तो हमने क्या देखा? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि कभी कभार अगर आपको कह दिया जाए कि आपको जी का वेरिएशन कराना है विथ रोटेशन या विथ द लैटिट्यूड, तो हमने क्या किया? हमने एक एक्सप्रेशन याद किया जो हमने कब देखा था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करे तो व्हाट इज द जी इफेक्टिव। इसी तरह से हमने फ्लूइड्स में भी जी इफेक्टिव निकाला था, याद करना। फ्लूइड का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया था इन एसएचएम, राइट? ठीक है, अच्छा, उसी वही प्रिंसिपल हमने यहाँ भी लगाया। mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है। नीचे मतलब टुवर्ड्स दी अर्थ mg, और टेंशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि टेंशन कैसा? एक पुलिंग फोर्स है, इसीलिए टेंशन पुल्स दी ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स। तो हमने लिखा mg माइनस टी। mg माइनस टी क्यों किया? क्योंकि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हमने सीखा हुआ है, कब? सर्कुलर मोशन में, इज गिवन एज mv स्क्वायर बाय r। कंटिन्यू किया इसको, t की वैल्यू निकाला, दिस को हमने g इफेक्टिव कहा। अगर हम लैटिट्यूड का भी इफेक्ट ले लेते हैं तो हम r की जगह r cos phi कंसिडर करने लगते हैं। एंड देन हमने एप्लीकेशन देखा एट द इक्वेटर, एट द पोल। पोल पर तुम सबसे भारी हो जाओगे, इक्वेटर पर तुम सबसे हल्के हो जाओगे। अगर तुमको अर्थ में सबसे हल्का होना है तो कहाँ आना पड़ेगा? पोल पर। सबसे भारी होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सॉरी, हल्का होना है तो इक्वेटर पर आना पड़ेगा, सबसे भारी होना है तो पोल चले जाओ। ठीक, ओके। अब इसके एप्लीकेशन पर लेट्स से आपसे एक सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन इज
find the ratio of maximum and minimum weight. ठीक है, सो ऑन अर्थ सपोज, ठीक है। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जी इफेक्टिव और जी इनफैक्ट मैक्सिमम मिनिमम ऑन द सरफेस, है ना, सरफेस पर ही रह के तुमको अपनी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम करनी है, अर्थ के सरफेस पर ही रह के, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस पर हो मतलब ना नीचे जा सकते हो, क्योंकि नीचे जाने से भी हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, और ऊपर जाने से भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। देखो हमने जो एक्सप्रेशन पढ़े थे, इनसाइड भी देखना यहाँ पे, इनसाइड जाने से भी, ऊपर जाने से भी जी की वैल्यू घटती है, माइनस आता है, और नीचे जाने से भी माइनस आता है, राइट। इसका मतलब सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और अब सरफेस पर भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, हमने देखा पोल पर होती है, ठीक है, और इक्वेटर पे कैसी हो जाती है, सबसे कम, ठीक। तो अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वेट्स का लेट्स से रेशियो पूछा जाए तो क्या करोगे, जी मैक्सिमम या वेट मैक्सिमम अपॉन वेट मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी मैक्सिमम अपॉन एम जी मिनिमम, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर लिया, जी मैक्सिमम हमने देखा g है, और g मिनिमम कैसा है, g मिनिमम इज r माइनस g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सपोज मैं आपको g की वैल्यू बता दूं, राइट, और आपसे कहूं कि जो r है अर्थ के लिए वो कैसा है, 6400 किलोमीटर, तो कुछ बच्चे हड़बड़ी करके क्या करेंगे, 64 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, और आंसर कैसा हो जाएगा, गलत। कभी भी अगर आपको सब्सटीट्यूशन करना है तो अपने दिमाग को बताओ कि बेटा देख, हड़बड़ी मत कर, हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर। क्या करना है, हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर, क्योंकि एग्जामिनर्स जानते हैं कि बच्चा ये वाली गड़बड़ करेगा, तो वो एक एग्जाम्पल ऐसा भी सेट करते हैं जो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से आ जाए, पर तुमको उसको सिलेक्ट नहीं करना है, तुमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। अब ये कब सीखा हुआ है हमने, 8वीं 10वीं में, ठीक है। इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, है कि नहीं, रेडियस। अच्छा, अर्थ के लिए ओमेगा क्या होगा, हमने अभी भी एसएचएम में पढ़ा है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब अर्थ एक रोटेशन, एक दिन और रात कितने समय में खत्म होता है, 24 आवर्स में, तो यहाँ क्या डरोगे, 24 आवर्स। लेकिन क्या आर से आंसर आएगा, नहीं आएगा, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, हर मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो हम क्या जानते हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड, किसका, ओमेगा का, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा निकल आएगा। आई थिंक आप में से किसी का माइक ऑन हो गया, हाँ। सो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, आर आ जाएगा, एंड व्हेन दैट हैपेंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिक्वायर्ड। सपोज मैं जी आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है सभी को, कूल, राइट। तो दिस इज अबाउट इट, जो हमने आज समझा, सीखा, जाना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बता के आज की क्लास पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखना, पोटेंशियल का। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है ना। अगर इसी पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट मास देखोगे, तो अभी तक हमने क्या देखा था, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वाज गिवन एज माइनस GM बाय आर, राइट। ये लिख लेते हैं स्मॉल आर। ये क्या था, दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ध्यान रखना मैं बार बार ये बहुत स्ट्रेस करता हूँ, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि कई बार सर्फेसिस के बीच का डिस्टेंस दिया रहता है। तो अगर उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल आर, देन हमने इसे कहा था पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं ग्रेविटेशन पोटेंशियल, gravitation potential is basically
एनर्जी पर यूनिट मास, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग GPE भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब किसका मास लोगे? जिस ऑब्जेक्ट के लिए लेट्स से आपको कैलकुलेशन करना है। सो मैं अगर प्रिसाइसली कहूं तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट, लेट्स से हम m की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए पोटेंशियल विल बी माइनस GM बाय स्मॉल r। मतलब यहां पर इस पॉइंट पर इस अर्थ की वजह से इस m का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस GM बाय r, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, आने वाली क्लासेस में बनाएंगे, ठीक है। सो बिकॉज इट इज 8 नाउ, लेट मी कंप्लीट द क्लास। एक इसको इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लेना। लेट्स से अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा हूं, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल है A, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है UA और यहाँ पर है UB, और पोटेंशियल है लेट्स से VA और यहाँ है VB। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू potential energy at A minus potential energy at B whole by mass of this body, ठीक है। so this is about it, ये आपको याद रखना है। जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो दो पॉइंट्स के बीच में निकाली जाती है। आपको याद होगा जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी ये सब करते थे, तो वर्क पर एनर्जी में हम ग्राउंड पे मान लेते थे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एक्चुअली नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक रेफरेंस की जरूरत होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक रेफरेंस की जरूरत होती है। अगर रेफरेंस है तो आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो हमने क्या देखा, फिर से सुनो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्योंकि रेफरेंस की जरूरत होती है, रेफरेंस की जरूरत होती है, इसीलिए हमने इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। मतलब पोटेंशियल ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B is equal to energy at A with respect to energy at B, ठीक है, पर यूनिट मास। तो इसको आप एक स्क्वायर में डाल दो और आप तक थोड़ी देर के अंदर ये नोट्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। हम लोग कल मिलते हैं। जिसको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो वो रुक कर मुझसे पूछ ले। बाकी लोगों के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Thank you all of you. Thanks a lot. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Take care. Good night. सर मैं आपको वो लिस्ट सेंड कर दूंगा ना, जो जो क्लासेस में मिस कर गया था। मुझे डेट के साथ भेजना, ठीक है, और Yes, आपका sir. ईमेल आईडी पे भेजना जिससे आप Yes, sir. YouTube में लॉग्ड इन हो। ओके सर। Sir, same Yes, here. sir. हाँ बोलो कार्तिकेय। सर कल की रिकॉर्डिंग से अब मुझे मैं प्लीज भेज टेक्स्ट दो कर ना, दूँ और ईमेल भी टेक्स्ट कर दूँ। मुझे हाँ वो दोनों चीजें भेज दो, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कार्तिकेय, मेरी सुबह से शाम तक क्लासेस Yes. और दूसरी चीजें इतनी है, आई माइट नॉट रिमेंबर इट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आप भेज दो, व्हेन आई सी माय व्हाट्सएप मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, कोई डाउट हो पूछो, एनीथिंग। No, sir. कार्तिकेय So I तुम्हारा have class. क्वेश्चन, अच्छा अभी क्लास है 8 बजे Yes, से? sir. In 2-3 minutes. अच्छा चलो फिर वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। Sir, tomorrow 5 you are free. मुझे थोड़ा पहले ना कॉल कर देना 4:45 बजे। कभी कभी में ऐसा होता है मैं फोन भी नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे कॉल कर देना, मुझे सर एक्चुअली कल से छुट्टियां लग गई हैं सर, वेकेशंस, तो सुबह तो क्लास रहेगी नहीं, सिर्फ शाम को रहेगी। मेरी सुबह क्लास रहती है। ओके सर, ओके। हाँ मेरी दूसरी क्लासेस रहती है, बट किसी दिन मैं फ्री रहूंगा तो आप लोग यस सर, ठीक है, चलो हाँ, थैंक यू सर। ओके बाय। सर वो वॉइस के लिए सॉरी है सर, मैंने मेरा पेट आके मेरे हाथ के ऊपर बैठ गया था तो वो गड़ा रहा था, इसी कारण मैं चिल्ला दी। कोई बात नहीं। क्या है, क्या है तुम्हारे पास, डॉग है? नो सर, वो रैबिट है सर, उसको रैबिट घूमने है? मेरे आजू बाजू घूमता है, लेकिन उसके नाखून काट नहीं सकते, तो आता है एकदम गड़ा देता है, उसको प्यार नहीं कर रहे करके, अच्छा और हर करो, जगह मैस फैलाता है फिर। अच्छा प्यार करो, प्यार करो, प्यार करना ही जीवन है। ठीक है चैतन्य, यस टेक यस केयर, गुड नाइट, बाय। ओके बाय। ओके बाय।
तो आज की क्लास में हमने क्या देखा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटी से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स समझे, सीखे और जाने कि ग्रेविटी का वेरिएशन विथ हाइट हमने रिवाइज किया इज गिवन बाय r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। उसी तरह से विद डेप्थ इट इज गिवन बाय gd इज इक्वल टू g0 टाइम्स ऑफ 1 माइनस d बाय r। उसी तरह से आपने देखा कि अगर r की वैल्यू किस परसेंटेज से चेंज हो रही है तो उसका g पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको रोटेशन और लैटिट्यूड के साथ g का वेरिएशन देखना है तो हम एक एक्सप्रेशन निकाल कर लेकर आए विच इज g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। अगर आप इक्वेटर पे हो तो आप पर मिनिमम g काम कर रहा है, जब आप पोल पे हो तो मैक्सिमम g काम कर रहा है। ठीक है, सपोज आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेट का रेशियो लेना हो तो उसका भी हमने एक तरीका सीखा। हमने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में काम आ सकता है विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड is given as E, it is equal to gravitational force acting per unit mass। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है gmm बाय r स्क्वायर तो फॉर अ यूनिट मास हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड E इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये वो ऑरा है या वो जोन है अराउंड एनी प्लैनेट जहां पर उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। आई विल रिपीट, इनफैक्ट कई बार इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसका मीनिंग, आई विल रिपीट, दिस इज दैट ऑरा और द जोन अराउंड a planet where its gravitational influence can be felt। Gravitational intensity या gravitational field intensity is gravitational force per unit mass। Gravitational force per unit mass। है ना। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। Gravitational force and gravitational field intensity। So this is basically, field is the gravitational field is the zone around a planet या around an object of mass m where its gravitational influence can be felt। Where its gravitational influence can be felt। Right? Thank you very much for being a part of the session। Goodbye, take care। आप इस वक्त थे खुशवंत फतनानी के साथ ऑन द चैनल फिजिक्स विद फतनानी। जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, इजाजत दीजिए, बाय बाय।